नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप चौधरी और मेरे साथ उपस्थित हैं आप मेरे YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं महाजनपद काल के दूसरे भाग को। महाजनपद काल का पहला भाग हम पढ़ चुके थे और पहले भाग में हमने 16 महाजनपदों को जाना था। हमने जाना था कि महाजनपदों का उदय किस प्रकार से हुआ, हमने जाना था कि महाजनपदों में किस प्रकार से राजतंत्र और गणतंत्र स्थापित हुए और किस प्रकार से महाजनपदों ने एक दूसरे महाजनपदों को जीतना स्टार्ट किया। बस थोड़ा सा हमने इसको समझा था, ज़्यादा नहीं समझे थे। आज हम आगे से इसे स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को कि जो महाजनपद काल में कि पार्ट 2 को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से महाजनपदों ने अन्य महाजनपदों के प्रति अपना रवैया अपनाया था। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा, सबसे पहले महाजनपद की बात करूँगा, वो महाजनपद है कौशल महाजनपद। कौन सा? कौशल महाजनपद। थोड़ा सा इसको हम समझेंगे कि कौशल महाजनपद का क्या सीन रहा था, ठीक है। तो कौशल महाजनपद का हम अगर सीन देखें तो इसकी 2 राजधानियां थी। मैं आपको ये बता चुका था इसकी राजधानियां, पहले इसकी राजधानियां समझ लेते हैं। इसकी 2 राजधानियां थी। पहली राजधानी थी साकेत, साकेत यानी कि अयोध्या, और दूसरी इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। और श्रावस्ती कहां पर है? ये भी उत्तर प्रदेश में, दोनों ही उत्तर प्रदेश में। तो इसकी ये 2 राजधानियां रही। और यहां का राजा था कंस। यहां का एक राजा हुआ जिसका नाम था कंस। ये वो कंस नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं। महाभारत काल में जो कंस हम पढ़ते हैं वो अलग हैं। वो शूरसेन का राजा था। कहाँ का राजा था? शूरसेन महाजनपद का, मथुरा का राजा था। ये कंस अलग है। यहाँ का एक राजा हुआ कंस, और इस कंस ने काशी महाजनपद को जीता, काशी को, और उसको किसमें मिला लिया? उस काशी महाजनपद को इसने अपने कौशल महाजनपद में मिला लिया था। किसने? कंस ने मिला लिया था। अगर मैं इसके उत्तराधिकारी की बात करूं तो कंस का उत्तराधिकारी हुआ था महाकौशल। कौन हुआ था? महाकौशल। महाकौशल ने काशी को पूरी तरह अपने राज्य में मिला चुका था। ये इसके पिता ही मिला चुके थे। इसने भी अपने अधिकार में इसको रखा, काशी को। और महाकौशल का एक बेटा था और एक इसकी बेटी थी। बेटे का नाम था प्रसेनजीत। क्या नाम था दोस्तों? प्रसेनजीत। और बेटी का नाम था महाकौशला, महाकौशला या कौशल देवी। अब समकालीन ताकतवर साम्राज्य की यदि मैं बात करूं तो समकालीन ताकतवर साम्राज्य था मगध। समकालीन ताकतवर साम्राज्यों में से एक था मगध महाजनपद। और मगध में जो शासन कर रहा था वो हर्यंक वंश का राजा था जिसका नाम था बिंबिसार। समझें थोड़ा सा, बिंबिसार शासन कर रहा था। महाकौशल का बेटा हुआ प्रसेनजीत और बेटी हुई महाकौशला या कौशल देवी। प्रसेनजीत के समय बिंबिसार जो मगध का राजा था उसने अंग को जीता। अंग को जीता तो एक ताकतवर मगध साम्राज्य की उसने स्थापना की। प्रसेनजीत को लगा कि इस बिंबिसार के साथ यदि वैवाहिक संबंध कर लिए जाएं तो एक जो दूसरा पड़ोसी राज्य था अवंती, उस अवंती के प्रति हम सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि एक अवंती भी एक ताकतवर महाजनपद था। और जो कौशल राज्य था इसको खतरा किससे था? अवंती महाजनपद से था। तो यदि अवंती को ये कंट्रोल कर लेते हैं, अवंती को यदि कंट्रोल करना चाहते हैं तो कौशल के राजा को मगध के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाना पड़ेगा। और मैत्रीपूर्ण व्यवहार उसने किस प्रकार से बनाया? अपनी बहन का जो विवाह है वो इस बिंबिसार के साथ कर दिया। अपनी बहन का विवाह, महाकौशला का या कौशल देवी का विवाह बिंबिसार के साथ कर दिया। और बिंबिसार को काशी का राजस्व, जो काशी है उसका राजस्व दहेज में देना स्वीकार किया कि यानी प्रति वर्ष जो काशी से राजस्व मिलेगा वो राजस्व किसे दिया जाएगा? मगध के राजा बिंबिसार को दिया जाएगा। ये दहेज में तय हो गया, यानी कौशल देवी चली गई मगध, ठीक है। अब प्रसेनजीत एक पावरफुल राजा हुआ, ये भी कोई कमजोर राजा नहीं था। प्रसेनजीत का एक बेटा हुआ जिसका नाम था बिड्डुब, बिड्डुब। और एक इसका मंत्री था दीर्घचारण, दीर्घचारण या दीर्घचारण, ठीक है। ये एक इसका मंत्री था। अब एक कहानी हम थोड़ा सा समझेंगे कि जो एक राज्य था शाक्यों का कौन सा राज्य था? कपिलवस्तु। शाक्य कहाँ के थे? कपिलवस्तु के थे।
अब जो कपिलवस्तु के शाक्य थे यहां पर गणराज्य संचालित था, यहां पर भी क्या संचालित था, गणराज्य संचालित था। और कपिलवस्तु के शाक्य जो थे वो किसी भी राज्य के साथ या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ, अपने कुल से बाहर के व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करते थे। केवल किससे विवाह करते थे, अपने कुल के लोगों से ही आपस में विवाह करते थे, बाहर के किसी से नहीं मानते। यानी खुद को शुद्ध रक्त की नस्ल समझते थे। महात्मा बुद्ध इन्हीं के वंश में हुए थे। तो कपिलवस्तु के शाक्य अपनी पुत्री का विवाह किसी के साथ करते नहीं थे। अब चूंकि ये शाक्य जो थे ये कौशल महाजनपद के अधीन थे, प्रसेनजीत इनका राजा था, तो प्रसेनजीत ने शाक्यों पर दबाव डाला कि मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूं। तो ये जो शाक्य थे इन्होंने चाल पूर्वक अपनी एक दासी की जो पुत्री थी उस पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया, प्रसेनजीत के साथ कर दिया। किसके साथ कर दिया, अपनी दासी की पुत्री का विवाह प्रसेनजीत के साथ कर दिया। और जो प्रसेनजीत था उसका बेटा हुआ बिड्डुब, इस जो दासी की पुत्री से हुआ उसका क्या नाम था, बिड्डुब था। बिड्डुब जब एक बार शाक्यों के राज्य में गया तो ये तो खुश होकर गया था कि भाई मेरे मामा हैं शाक्यों के राज्य में, लेकिन शाक्यों ने इसका अपमान किया, इसको बोला दासी पुत्र। क्या बोला, दासी पुत्र बोला। दासी पुत्र बोला तो बिड्डुब चिढ़ गया, बिड्डुब बहुत ज्यादा मात्रा में चिढ़ गया। और जब बहुत चिढ़ गया तो बिड्डुब ने ये तय किया कि मैं इन शाक्यों से बदला लूंगा। ठीक है, बिड्डुब के मन में क्या आया कि इन शाक्यों से बदला लूंगा, इसलिए बिड्डुब ने अपने मंत्री दीर्घचारण की सहायता से अपने पिता को पहले तो अपदस्थ किया, गद्दी से हटा दिया। और ये प्रसेनजीत भाग गया मगध, लेकिन इसकी वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रसेनजीत का तो हो जाता है अंत, बचा यहाँ पे बिड्डुब। बिड्डुब क्या करता है, मंत्री दीर्घचारण की सहायता से राज्य को अपने कंट्रोल में करता है, कौशल का राजा बन जाता है। और उसके बाद बिड्डुब जाता है शाक्यों पर चढ़ाई करने। तो शाक्य, ज्यादातर जो शाक्य थे वो या तो भाग गए, जो बचे उनको मार दिया गया। शाक्य कहां गए, मोरों के क्षेत्र में, और वहां ये कहलाए मौर्य। शाक्य कहां गए, मोर के क्षेत्र में गए, और मोरों का क्षेत्र था पिपलीवन। पिपलीवन ये किनका क्षेत्र था, मोरों का क्षेत्र था। यहां मोर अधिक मिलते थे, हिमालय की तलहटी में था ये। तो ये यहां से एक राजवंश उदित होता है मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो आप पढ़ते हैं वो यही थे। यानी शाक्य जो लोग थे कपिलवस्तु के, उन पर बिड्डुब हमला किया, और हमले में ज्यादातर लोग यहां से भाग गए, और भागकर कहां चले गए, पिपलीवन चले गए, और ये कहलाए पिपलीवन के मौर्य। लेकिन जो बचे उन शाक्यों को बिड्डुब ने मौत के घाट उतार दिया। बिड्डुब ने इनको मौत के घाट उतार दिया, तो ये समझ लीजिए सीधे सीधे कि इनको मौत के घाट उतार दिया। बिड्डुब अपनी सेना के साथ वापस कहां आ रहा था, कौशल आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम था अचिरावती। अचिरावती या राप्ती नदी। कौन सी नदी थी, अचिरावती नदी या राप्ती नदी। इस अचिरावती नदी या राप्ती नदी में आ गई बच्चों बाढ़। क्या आ गई, बाढ़। और बाढ़ आने के कारण ये बिड्डुब अपनी सेना सहित इस बाढ़ में बह गया। इस प्रकार से कौशल जो महाजनपद था उसका राजवंश समाप्त हो गया, और ये कौशल महाजनपद का इतिहास यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कौशल महाजनपद जो था वो कहां था, इसको समझने के लिए आप समझेंगे अवध का जो क्षेत्र है, वर्तमान में अवध क्षेत्र जिसको कहते हैं, जिसकी दो राजधानियां थी, साकेत अयोध्या और श्रावस्ती। यहाँ का जो राजा था कंस, उसने काशी को भी जीत लिया था, और उसका बेटा महाकौशल काफी प्रतापी राजा हुआ। और जो ये महाकौशल था इसका बेटा हुआ प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने काशी का राजस्व अपनी बहन के विवाह में दहेज में दे दिया। बाद में इसका बेटा बिड्डुब हुआ। प्रसेनजीत ने एक विवाह शाक्यों की पुत्री से किया, और शाक्यों ने वो विवाह दासी की पुत्री के साथ कर दिया। जब बिड्डुब अपने मामा के गया तो वहां पे उसे सम्मान न मिलके बदले में उसे दासी पुत्र कहा गया, जिससे वह क्रोधित हो गया, और उसने अपने पिता को अपदस्थ करने में उसने अपने मंत्री दीर्घचारण की हेल्प ली। और उसके बाद बिड्डुब ने क्या किया, इन शाक्यों पर हमला किया। कुछ शाक्य भागकर पिपलीवन चले गए जो मोरों का क्षेत्र था, और वो कहलाए पिपलीवन के मौर्य, और बाकी के शाक्य मारे गए। और जब ये बिड्डुब वापस अपनी सेना लेकर आ रहा था तो अचिरावती या राप्ती नदी में बाढ़ आ गई, और बाढ़ आने के कारण ये सेना सहित नष्ट हो गया, ये बह गया। इस प्रकार से ये आपके समाप्त होता है यहाँ का कौशल महाजनपद का। ठीक है, तो ये कौशल महाजनपद एक इंपॉर्टेंट महाजनपद है, और इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, आप देख लीजिए आराम से क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है।
पूछा जा सकता है कि काशी को किसने मिलाया, कंस ने मिलाया, कि किस शासक ने किस महाजनपदकालीन किस शासक ने शाक्यों को नष्ट किया, तो वो विद्युत था। ठीक है, क्यों किया उसका मैं कारण आपको बता चुका हूं। किस कौशल के किस शासक ने अपनी बहन के विवाह में जो है दहेज में काशी का राजस्व दिया, तो ये पूछा जा सकता है, तो प्रसेनजीत ने दिया। इस प्रकार से ये तो आपके कौशल महाजनपद हो जाएगा। देखो बच्चों 16 महाजनपदों को हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें कुछ महाजनपदों को पढ़ेंगे जिनका एक इंटरेस्टिंग इतिहास है। ठीक है, सबको नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि सबसे हमारा कोई मतलब भी नहीं है, इतना हमसे पूछेगा भी नहीं। अब दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे अवंती। दूसरा है अवंती, और अवंती महाजनपद की भी 2 राजधानियां थी। अवंती है कहां, ये मध्य प्रदेश में है। इसकी 2 राजधानियां थी, पहली राजधानी थी उज्जैनी और दूसरी राजधानी थी महिष्मती। ठीक है, काफी लंबे समय बाद इसने अश्मक को भी जीता था। अवंती ने अश्मक को पर भी अधिकार कर लिया था। अश्मक जो महाजनपद था, एकमात्र दक्षिण भारतीय महाजनपद कौन सा था, अश्मक था, जो महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैला था, वहां पर इसने कंट्रोल किया था। और ये क्षेत्र मुख्यतः अवंती जो था वो मालवा के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। और यहाँ पे जो है उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्रों के लिए ये फेमस था, अस्त्र शस्त्रों से फेमस था। अस्त्र शस्त्र अधिक बन गए तो ये युद्ध प्रिय हो गए, क्योंकि अस्त्र शस्त्र जिसके पास ज़्यादा होते हैं वो सामान्यतः युद्ध प्रिय होता है। सैन्य दृष्टि से अत्यधिक सबल हो गया ये अवंती जो महाजनपद था। और इस महाजनपद का जो राजा हुआ, उस राजा का नाम था चंड प्रद्योत। फेमस राजा था चंड प्रद्योत। इसका मूल नाम तो प्रद्योत था, लेकिन ये फेमस हुआ चंड प्रद्योत के नाम से, क्योंकि इसकी कठोर सैन्य नीति थी। कठोर सैन्य नीति, इन कठोर सैन्य नीति के कारण ये किस नाम से फेमस हुआ, इसके नाम के साथ चंड जुड़ा, चंड। ठीक है, तो ये चंड प्रद्योत इसका नाम पड़ गया। और ये कौन से वंश का राजा था, ये राजा था बहाद्रथ वंश का, बहाद्रथ वंश का राजा था। और इस बहाद्रथ वंश का जो संस्थापक था वो था दोस्तों पुलिक। क्या नाम था, पुलिक। तो अवंती पर जो राज्य था वो बहाद्रथ वंश का था और पुलिक उसका संस्थापक था। उसी वंश में चंड प्रद्योत हुआ। कठोर सैनिकों नीति के कारण ये चंड प्रद्योत कहलाया, मूल नाम इसका प्रद्योत था। इस प्रद्योत के विरुद्ध मगध का जो राजा था, देखो समझे थोड़ा सा, मगध पर शासन था बिंबिसार का और गांधार पर शासन था पुष्कर सारिन का। पुष्कर सारिन, ठीक है। और मगध और गांधार दोनों में ही मित्रता थी। मगध का राजा बिंबिसार और गांधार का राजा पुष्कर सारिन, दोनों में ही मित्रता। अतः पुष्कर सारिन ने मगध के शासक के कहने पर अवंती के राजा चंड प्रद्योत पर हमला किया और इसे पराजित कर दिया। यानी जो गांधार का राजा था पुष्कर सारिन, इसने चंड प्रद्योत को पराजित कर दिया था और चंड प्रद्योत पराजित हो गया था, लेकिन ये इसके महाजनपद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। ये तो थी इनके बीच शत्रुता की भावना। लेकिन जब चंड प्रद्योत बीमार हुआ और ये पांडु रोग से ग्रसित हो गया, तो देखें एक राष्ट्र का शासक दूसरे राष्ट्र के शासक को जब पता लगा कि एक राष्ट्र का शासक बीमार हो गया है, तो उसका ये था कि वो एक तो उसके साथ कि भाई अधिकार कर सके, उस राज्य पर आक्रमण करते, चंड प्रद्योत पर आक्रमण करते मगध और गांधार मिलकर और इसके राज्य को छीन लेते अवंती को। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जब ये इसकी बीमारी की खबर उनके पास पहुंची तो मगध के राजा बिंबिसार ने अपना राजवैद्य भेजा। उस राजवैद्य का नाम था जीवक। क्या नाम था, जीवक। ये जीवक जो था ये तक्षशिला से पढ़ा हुआ था, ध्यान रखना। जीवक कहां से पढ़ा हुआ था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी उस टाइम पे जमाने में फेमस हुई थी और ये कहां पे थी, वर्तमान में तक्षशिला कहां पे है, पेशावर पाकिस्तान में, ठीक है, वहां पे था ये। तो जीवक नामक जो राजवैद्य था उसको भेजा गया और उसने इस चंड प्रद्योत का क्या किया था, इलाज किया था। और ये किसने भेजा था जीवक को, मगध के राजा बिंबिसार ने भेजा था। तो इस प्रकार से ये आपके हो जाता है अवंती का जो है थोड़ा सा इतिहास। इसके बाद एक वत्स का और पढ़ लेते हैं और फिर हम पढ़ेंगे मगध का, क्योंकि मगध का तो काफी बड़ा है तो उसको तो हम बिल्कुल अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। मगध महाजनपद, वहां से तो अलग ही पूरा प्रोसेस शुरू होगा। तो अभी हम वत्स का पढ़ लेते हैं, वत्स महाजनपद का। तीसरा महाजनपद है वत्स। वत्स कहां था, ये गंगा और यमुना नदी के क्षेत्र में था, गंगा यमुना का क्षेत्र। इस तरह जो गंगा जाती है और इस तरह यमुना आती है,
और ये इलाहाबाद में आकर के, पहले इसका नाम इलाहाबाद पड़ा था, 1565 में अकबर ने यहाँ पर किला बनाया था और उसका नाम रखा था इलाहाबाद। ठीक है, इससे पहले इसका नाम था प्रयागराज और वर्तमान में भी इसका नाम है प्रयागराज। ठीक है, तो इस क्षेत्र में जो था ये वत्स महाजनपद फैला हुआ था इसके आसपास। ठीक है, इलाहाबाद, प्रयागराज, बांदा जो पड़ता है वहां पे, बांदा और प्रयागराज, इस क्षेत्र में वत्स महाजनपद था। ओके, अब वत्स महाजनपद, ये जो वत्स था, यहाँ पे जो शासन था, एक बार इसकी मैं राजधानी की बात कर लेता हूं। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। इसकी राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी। और यहां पर शासन था पौरव वंश का। बुद्ध के काल में यहां पे किसका शासन था? पौरव वंश का शासन था। और पौरव वंश का एक राजा था जिसका नाम था उदयन। ये एक पावरफुल राजा था, शक्तिशाली राजा था उदयन। अब आपको पता है वत्स के पड़ोस में ही पड़ता था मगध, ज्यादा दूर था नहीं था। तो मगध का जो राजा था, मगध पर इस समय जो शासन कर रहा था उसका नाम था अजातशत्रु। अब अजातशत्रु ने सोचा कि वत्स को या तो हरा करके कब्जे में किया जाए या इससे कोई मैत्री स्थापित की जाए। तो उसने, अजातशत्रु ने क्या किया, वत्स के साथ मैत्री स्थापित करने के लिए अपनी पुत्री जिसका नाम था पद्मावती, इस पद्मावती का विवाह किसके साथ कर दिया? वत्स के राजा के साथ कर दिया। किसके साथ? उदयन के साथ कर दिया। अच्छा, अजातशत्रु का एक बेटा भी था जिसका नाम था उदायन, वो अलग है। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। और इस उदायन ने गंगा व सोन नदियों के किनारे पाटलिपुत्र कस्बा बसाया था, पाटलिपुत्र शहर बसाया था। तो आपसे पूछे पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया? तो वो उदयन ने बसाया। और ये उदयन जो था ये पौरव वंशीय शासक था जो वत्स का राजा था। इनकी राजधानी कौशाम्बी थी और इनका क्षेत्र था इलाहाबाद या प्रयागराज के पास, आसपास का क्षेत्र, जो प्रयागराज, बांदा ये आते थे इसमें, गंगा यमुना के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये वत्स महाजनपद आपका हो जाता है। ये महाजनपद जो हम पढ़ रहे हैं, जो फेमस, ये बुद्धकालीन में बता रहा हूं आपको। जैसे मैंने आपको बुद्धकालीन राजा बताया, गांधार का पुष्कर सारिन था, आपके वत्स का राजा उदयन था, और आपके अवंती का राजा चंड प्रद्योत था, और कौशल का राजा प्रसेनजीत था। ये बुद्धकालीन राजा हम पढ़ रहे हैं कि जो बुद्ध के काल के आसपास के राजा थे। थोड़ा सा इतिहास अब मैं आपको मगध का भी यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी विस्तृत रूप से तो इसको एक अलग चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको डालूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मगध समझ लेते हैं। चौथा महाजनपद, क्योंकि ये चार ही जो महाजनपद जो मैं बता रहा हूं आपको, ये चारों के चारों महाजनपद ही शक्तिशाली महाजनपद थे। ठीक है, तो मगध आ जाता है। मगध जो महाजनपद था, यहाँ पे जो इसकी जो संस्थापक था मगध का, वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। और ये बृहद्रथ कौन था? ये जरासंध का पिता था, जरासंध का पिता। जरासंध का नाम आपने महाभारत काल में सुना होगा। महाभारत काल में जरासंध नाम का एक प्रतापी शासक हुआ था। हालांकि वो क्रूर था और एक तरह से अत्याचारी था। इस वजह से इस जरासंध को मारने के लिए पूरा प्लान किया गया था और भीम, कृष्ण भगवान और अर्जुन तीनों लोग जो है इसको मारने के लिए गए थे। और भीम ने इसके साथ मल्ल युद्ध लड़ा था, द्वंद्व युद्ध लड़ा था, और उसमें इसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए थे, वो अलग बात है। तो जरासंध का जो पिता था वो बृहद्रथ था, और इस बृहद्रथ ने मगध महाजनपद की स्थापना की, और इसकी जो राजधानी बनाई थी वो राजधानी बनाई थी गिरिव्रज। इस गिरिव्रज का दूसरा नाम है वासुमती, और इसका तीसरा नाम है कुशाग्रपुर। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि मगध की राजधानी थी गिरिव्रज, वासुमती या कुशाग्रपुर। और मगध कहां पड़ता है? तो जो पटना है, वर्तमान में पटना और गया, बोध गया जो जिला है, पटना जो जिला है, वो उस क्षेत्र में मगध था, जो गंगा व सोन नदियों के आसपास था। गंगा और सोन नदियों के आसपास, यानी गंगा नदी के तो दक्षिण में था, ये गंगा है, गंगा के तो दक्षिण में था, और सोन नदी के पूर्व में था, ये सोन है। इधर से गंगा आ रही है, इधर से सोन आ रही है नीचे से। ठीक है, तो यहां पे था मगध, जो वर्तमान में कहां पे है? पटना और गया, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था, जो जरासंध का पिता था। बाद में मगध पर शासन हुआ हर्यंक वंश का। हर्यंक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार के बाद राजा बना अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद राजा बना उदयन, और उदयन के बाद शासक बना नागदर्शक, बृहद्रथ। ठीक है, नागदर्शक।
ठीक है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदर्शक, ये 4 इस राजवंश में रहे थे। और हर्यंक वंश को पितृहंता वंश पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये पूरा पढ़ने वाले। हर्यंक वंश के बाद यहाँ पे आया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश आया, जिसकी स्थापना शिशुनाग करेगा। शिशुनाग का बेटा होगा कालाशोक, और कालाशोक के बाद जो है यहाँ पे शासन करेगा नंदीवर्धन, ठीक है। और नंदीवर्धन को मार करके महापद्मनंद नंद वंश की स्थापना करेगा। फिर यहाँ पे नंद वंश आएगा। ये आप क्रम याद रखना है इनका। हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग के बाद नंद वंश, और नंद वंश का नाश करेगा, घनानंद का नाश करेगा चंद्रगुप्त मौर्य। और यहाँ पे कौन सा वंश आ जाएगा? मौर्य वंश आ जाएगा। और मौर्य वंश का जो राजा होगा, अंतिम राजा, वो रहेगा बृहद्रथ, और बृहद्रथ को समाप्त करेगा पुष्यमित्र शुंग। तो यहाँ पे शुंग वंश आ जाएगा। शुंग वंश के बाद यहाँ पे कर्ण वंश आ जाएगा। इस तरह से ये आपका प्रोसेस पूरा चलेगा। तो ये हम मगध महाजनपद के अधीन ये सारे राजवंशों को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हर्यंक वंश जो सबसे पहले पढ़ेंगे, जो बुद्धकालीन था। हर्यंक वंश कब था? बुद्धकालीन। उसके बाद शिशुनाग वंश आएगा, फिर नंद वंश आएगा, फिर मौर्य वंश आएगा, फिर शुंग वंश आएगा, फिर कर्ण वंश आएगा। तो आज की वीडियो में मैं केवल आपको इतना ही पढ़ाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं और विस्तृत रूप से मगध महाजनपद के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और आपको काफ़ी इंटरेस्ट आता रहेगा, क्योंकि अभी अभी जैसे हम राजवंशों को पढ़ेंगे, राजाओं के इतिहास को पढ़ेंगे, तो आप लोगों को इंटरेस्टिंग कहानियां देखने को मिलेंगी। लेकिन हमारे उपयोग में कहानियां तो हैं ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा दृष्टि हमें ध्यान रखना है प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को लेकर, कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न आ रहे हैं उस हिसाब से हम अपना कंसेप्ट समझते चलें, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।